अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। खुदा का बहुत शुक्र है भाई, इंतहाई शुक्र है खुदा का कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई, ताकि मेरा काम जो है वो आधा हो। ये मैं काम कर कर के थक गया था नाजरीन। आपको पता है एक इंसान पर दो इंसानों का बोझ जब आ जाए तो वो किस कदर मेहनत मुशक्कत कर रहा होता है। दूसरी पार्टी भी तो काम ही कर रही थी, ऐसा तो अल्लाह अकबर। बगैर पानी के जब नहाना होता था नाजरीन तो अगलों को बताना होता था कि सुबह पानी का बंदोबस्त करना है। देखिए नाम लिखो, एंट्री होती थी, पानी कितना इस्तेमाल करना है, बाल्टी में लेके आए, मग्गे में लेके, किस में लेके आए। वैसे बहुत काम था, सख्त काम था। वैसे मैं आपको बताऊं तो आप मुझे भेज देती, मैं तो वैसे ही हफ्ता तो नहीं नहाता, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर्दियों में तो वैसे ही हमारे पाकिस्तानी लोग कम नहाते हैं। अब तो हुकूमत ने अब तो वैसे ही हुकूमत ने कह दिया गैस कम आएगी। जब गैस कम आएगी तो पानी गर्म कम होगा, पानी गर्म कम होगा। हुकूमत ने उसकी तरदीद की है नेशनल टेलीविजन पे कि ये जो है मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं सारे चैनल। गैस की किल्लत होनी है, ये आप चाहे कोई हुकूमत, कैसी हुकूमत कुछ भी कह दे। एक किताब थी बड़े मशहूर जर्नलिस्ट की, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम था ऑल गवर्नमेंट्स लाई। अच्छा, यानी कि हर हुकूमत झूठ बोलती है। सारी दुनिया की हुकूमतों के बारे में ये बात उन्होंने की थी और वो बड़ी जबरदस्त किताब थी। तो पढ़ना चाहिए फिर तो। ये सर्दियों में थोड़े दिनों में पता लग जाएगा कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। जब आप सुबह ही सुबह चूल्हा जलाएंगे खाना पकाने के लिए, वो तो टाइमिंग बताई है ना नाश्ते की और खाने की, और वो तो टाइमिंग है कि उसमें तो यकीन ही बनाएंगे कि होगी। मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है कि उस वक्त भी आप देखेंगे कि आपको गैस के मसाइल होंगे। अच्छा, और मेरा औकात में भी मसाइल होंगे। और मुझे ये लगता है कि ये ऐलान भी जिसने किया खामखा अननेसेसरी था। इस ऐलान की जरूरत थी नहीं, क्योंकि इतनी लोड शेडिंग तो हमेशा ही से पाकिस्तान में है ना। मतलब आपको ऐलान करने की क्या जरूरत है, मुझे पता है एफिशिएंसी भी ले डूबती है। तो आप अपनी तरफ बैल मुझे मार वाला सिलसिला है, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं थी। जितनी लोड शेडिंग हमेशा होती है उतनी होती है। हो सकता है इस दफा कम हो सकता है ये भी हो जाए, तो कोई पता नहीं चलता कि क्या सूरत है। तवानाई वालों को चाहिए अपनी तवानाई सही जगह पर लगाएं, बयानात देने पे ना लगाएं, काम करने पे लगाएं। और ये आप प्रेडिक्शन मेरी लिख लीजिए कि इन औकात में भी होगी लोड शेडिंग। चलो खैर वो तो देखेंगे, लेकिन ये लिख ले आप भाई। मुझे अब पता चला कि आप हफ्ता नहीं नहाते, तो इसलिए अब मैं अगलों को बताऊंगी कि क्यों भाई इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। आजकल वैसे ही बहुत सारी जगहों पे गैस नहीं आ रही, लेकिन पानी नहीं है। गैस हो तो पानी नहीं होता, ये भी है ना। नहाए किससे? अच्छा, बिजली का तो मामला ही नहीं है, वो अलग सिलसिला। गैस नहीं होगी तो लोग जो हैं वो अजीब और मसाइल का शिकार होंगे। बस जी मसाइल ही मसाइल है। चले जी, तो ये सिलसिला था। काम की बात हम करते हैं सुबह। आज काम की बात यही हो गई, ऐलान काम का ऐलान हो गया, खुशी का इजहार किया, इजहार इत्मीनान। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। चाहे आप डबल काम कर रहे हो, चाहे आप सिंगल काम कर रहे हो, चाहे काम ना कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, आप बस शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेगा आपको। बिल्कुल जी, ठीक है जी। अब आपको जो है वो मौसम की तरफ लेकर जाते हैं। हाँ। मौसम की सूरत हाल बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग हुई है। लोगों ने कुछ ने बाहर स्वेटर, कुछ ने अंदर स्वेटर पहनी हुई, बिल्कुल, क्योंकि वो जो स्वेटर वाला मामला है वो ठंड पंखे तो बहरहाल बंद हो चुके हैं। ऐसा ही है सिलसिला। वो तो बंद वैसे कराची में भी बिल्कुल नहीं, कराची में नहीं, अभी कराची जरा पीछे चल रहा है मामला, अभी कराची पीछे बिल्कुल। तो आपको पहले बताते हैं जी इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करते हैं। इस्लामाबाद में है कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर में कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची में कम से कम 17, ज़्यादा से ज़्यादा 33। ये देखें 33 चल रहा है अभी तक, ज़्यादा चल रहा है कराची में। उसके बाद है जी पेशावर में कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर कोयटा जहाँ कम से कम है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हो गया जी मौसम का मामला। बस ठीक है जी। तो मौसम के बाद ज़रा हम आ जाते हैं अपनी स्टोरीज़ पे, या फिर आपको मैं गिलगित बल्तिस्तान लेकर जाऊँ। वहाँ से हमारे जो नुमाइंदे हैं अंजुम, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उनसे मतलब हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो जो इस वक्त वहाँ के मौसम का मामला है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ ले जाते हैं, और क्या? ठीक है जी, वहाँ ले जाते हैं आपको। जी अंजुम साहब बताइए गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया उवैस और शिफा। बल्तिस्तान खूबसूरती में बेमिसाल है। चारों मौसमों में बल्तिस्तान की खूबसूरती लाजवाब होती है, लेकिन ख़ज़ां के मौसम की क्या ही बात है, हर तरफ रंगों की बहार हुआ करती है। मैं इस वक्त अपर कचूरा लेक में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको दिलफरेब और देवमालाई अपर कचूरा लेक दिखाई दे रही है, और हर तरफ रंगों की बहार भी मुझे दिखाई दे रही है। दरख्तों की पोशाक तब्दील हो चुकी है और हल्की सर्दियों ने अब अर्ज़ बल्तिस्तान में दस्तक देनी शुरू कर दी है। आज दिन का कम से कम दर्जे हरारत -2 था, जबकि शाम के वक्त और रात के वक्त
-4 तक दर्जे हरारत गिर जाता है। अमूमन नवंबर के महीने में आकर सयाहती सरगर्मियाँ जो हैं वो तकरीबन महदूद हो जाती हैं, लेकिन साल रवा बल्तिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि सयाह जो हैं मौसम ख़ज़ा में भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और रंगों की बहार का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ख़ज़ा का मौसम काफ़ी मुख्तसर होता है अर्ज़ बल्तिस्तान में, लेकिन साल रवा नवंबर तक यहाँ पर ख़ज़ा का मौसम है और रंगों की हर तरफ बहार है और स्कर्दू को एक नए और दिलफरेब रूप में देखने के लिए सयाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। मौसम सरमा में गो की सयाहती सरगर्मियाँ काफ़ी हद तक महदूद हो जाती हैं, होटल्स बंद हो जाते हैं। होटल्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि सर्दियों में यहाँ पर सयाहों को एकोमोडेट किया जाए, लेकिन साल रवा कोशिश हुकूमत की ये कोशिश है कि मौसम सरमा में भी सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। यहाँ के बर्फीले पहाड़ दिखाए जाएँ, यहाँ के मुंजमिद नदी नाले दिखाए जाएँ और तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि मौसम सरमा में भी बल्तिस्तान में सयाहती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। जी, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत नज़ारे उनके पीछे। तो वो दियोमलाई, वाकई उन्होंने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मोहम्मद अली अंजुम, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया गिलगित बल्तिस्तान के मौसम से। एक जो लफ्ज़ आपने कहा ना, वो तो मतलब बस उसने लूट लिया मेला आज। दरख्तों की पोशाक तब्दील हो चुकी है। क्या इस्तेआरे उन्होंने इस्तेमाल किए, दरख्तों की पोशाक तब्दील हो चुकी है वाकई, और मज़ा आ गया वैसे सुन के। नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हम आपको यहीं मिलेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक प्रोग्राम में नाजरीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब आपको लेकर चलते हैं हम अपनी स्टोरीज की तरफ। और सबसे पहली स्टोरी, सारी दुनिया ने कल देख लिया किस तरीके से वर्ल्ड कप T20 ICC T20 वर्ल्ड कप का ख़त्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ये फाइनल खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने ये फाइनल जीत लिया। इंतहाई वन साइडेड मैच। हाँ, इंतहाई वन साइडेड। दोनों टीम्स ही वैसे डिजर्विंग नहीं थी वैसे इस दफा के। मैं तो कहता हूँ देखें, एक एजाजी फाइनल करवा लेना चाहिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। उससे ये होगा कि जो टीमें जिनके बारे में लोगों को ये था कि यार ये टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, इन्हें फाइनल खेलना चाहिए, कम से कम कुछ लोग खुश हो जाएंगे। अगर वो फाइनल होता तो कैसा होता भाई? बहुत आला होता, क्योंकि देखें दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही थी। कोई भी जीतता बिल्कुल तो कोई उसमें मसला नहीं होता। दोनों टीम्स वैसे डिजर्व करती हैं ऑनेस्टली, जिस तरह से परफॉर्म किए, जिस तरह से खेले हैं, कमाल ही कर दिया भाई। लेकिन देखें वो दोनों हारे सेमीफाइनल, तो हारे हैं तो बस फिर ठीक है, फाइनल जिसका होना था उसका हो गया। हाँ। अब ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में जो है वो 173 रन का जो है वो टारगेट उनको अचीव करना था। दरअसल पाकिस्तान के नसीब में ये नहीं था कि बाबर आजम आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के वजीर आजम बने। आप कादिर पटेल साहब की ज़बान बोल रही हैं? ये मैं वैसे कह रही हूँ। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहते हैं बाबर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम बने या ना बने, लेकिन मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुदरत को मंजूर नहीं था, ये कुदरत को मंजूर नहीं था, लेकिन जिसने भी इस चीज का मजाक बनाया है ना, उस शख्स को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर एक पाकिस्तान का खिलाड़ी, देखें चाहे आप इमरान खान के साथ हो या ना हो, ये मेरा मसला नहीं है। बहुत सारी बातों पे मैं उनकी मुखालिफत करता हूँ, करता रहूँगा। बहुत सारी बातों में बहुत सारे सियासतदानों की जो है वो हम पजीराई करते हैं, वो सही बातों पर करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई वजीर आजम बना है तो वो बना है वजीर आजम, ठीक है जी, वो बन गया। अगर किसी ने वर्ल्ड कप जीता है तो वो जीत गया। ये बात पाकिस्तान की है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान का था। तो ये जो सियासतदान वर्ल्ड कप जीतने का मजाक बना रहे हैं ना, ये इस वक्त पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तान का मजाक ना बनाए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान वैसे अपने हिसाब से अपना वर्ल्ड कप जीत चुका है, चाहे आप हारे जीते। आखिरी मैच वाज़न्ट हमारा प्रॉब्लम नहीं था, हमारा प्रॉब्लम वही था जो आपने कर दिखाया है। टीम भाई आप तो जीत चुके हैं वर्ल्ड कप। मैंने भी एक ट्वीट की थी कि फॉर मी यू हैव ऑलरेडी वन द वर्ल्ड कप। आई डोंट केयर। आपका ट्वीट का इंतजार कर रहे थे पूरी टीम के। भाई शिफा ने एक ट्वीट किया, उसके बाद सुकून में आई वो टीम, वरना तो बड़ी टेंशन में थे वो लोग। नहीं वैसे पता है आपको सुकून था जब वो मैच हार भी गए तो भी आपके दिल में वो वाली फीलिंग नहीं थी कि यार ये क्या हो गया, हार गए। फाइट करके हारे, लड़के 100 दफा हार जाओ भाई। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने, शुक्र है कि वर्ल्ड कप नहीं जीता, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि पाकिस्तान ही वर्ल्ड कप जीतता, वो बाबर आजम या वजीर आजम नहीं जीतता वो वर्ल्ड कप, वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता। और पाकिस्तान के नाम पर इस तरह की बात करना जो है ना, वो कम से कम मुझे बड़ा जो है वो गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर, जब कोई पाकिस्तान का मजाक बनाता है। तो उन लोगों के लिए जो ये बातें कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक और स्टैटिस्टिक दे दूं आपके सामने। क्रिकेट की दुनिया से आपको पता है ना, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं ले लेता हूं ना। जी जी बिल्कुल। देखें 1987 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो वो एशिया में हुआ था। हाँ सही है, ठीक है। वो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सही है। उसके बाद अगला वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो किसने जीता? 1992 में। पाकिस्तान। वो किसने जीता था? पाकिस्तान ने।
अब स्टैटिस्टिक्स जरा देख लीजिए अब क्या हुआ है। हाँ। इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ हुआ है? एशिया में हुआ है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला जो वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ होना है? ऑस्ट्रेलिया में होना है। किसने जीतना है? खत्म हो गई बात। और बोले बस बात खत्म हो गई। वही आ जाए अगली स्टोरी पर, बस इससे आगे खत्म करें बात को। अगली स्टोरी नाजरीन आपको बता दें कि बॉसेस जो है वो हो जाएं होशियार और खामखा आउट ऑफ वर्क आवर्स में अपने एम्प्लॉइज को आप टेक्स्ट नहीं कर सकते, मैसेजेस नहीं कर सकते, ईमेल नहीं कर सकते। क्यों? अब अगर आपने मुझे ये मैसेज किए ना प्रोग्राम के बाद, दिस इज फॉर बॉसेस, तो आप बॉस नहीं है। अवैस मैं कहाँ बॉस? दिस इज फॉर बॉसेस, ऑल द बॉसेस इन द वर्ल्ड। ये सब कान खोल के सुन ले। वैसे हुआ तो ये इसका इतलाक सिर्फ पुर्तगाल में है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब एक मुल्क ने कर लिया तो बाकी भी हो सकता है इस रविश पर चल पड़े। राइट टू जो उसका है राइट टू रेस्ट, राइट टू रेस्ट के लॉज बने हैं जी पुर्तगाल में, और उसके तहत कोई भी बॉस जो है वो वर्किंग आवर्स के अलावा अपने एम्प्लॉइज को मैसेजेस या टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स नहीं कर सकता। किसी भी तरह से राब्ता ना करें। हाँ जी, कोई काम ना करें। 5 बज गए मतलब जो भी आपका ऑफिस का छुट्टी का टाइम है, छुट्टी हो गई तो बस छुट्टी के बाद आप घर हो गए फिर। और जो वीकेंड्स होते हैं जाहिर है वो भी छुट्टी के दिन होते हैं, उन पे तो खास तौर पे पाबंदी है कि भाई आप उस पर बात नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉइज के साथ, ताकि उनको स्ट्रेस ना हो, उनको टेंशन ना हो। आने वाले दिनों में जो काम उन्होंने करना है पीर से शुरू कर लेंगे काम करना। इतवार से आप उनको क्या टी 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 करते रहते हैं, तो इसलिए इस पे पाबंदी लग गई है। और उन्होंने ये कहा है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बड़ा जरूरी है, वो होना चाहिए। और क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम वाला सिलसिला कोविड के बाद एक चल पड़ा था, और उसमें तो बिल्कुल ही एम्प्लॉइज की जो थी बेचारों की मत मारी गई थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में तो एम्प्लॉयर्स को ये लाइसेंस मिल गया था कि आप अपने उसको एम्प्लॉइज को हर वक्त डिस्टर्ब कर सकते हैं। इधर तो पुर्तगाल में एक और चीज भी इंप्लीमेंट हो गई है कि 8 साल तक जब आपके बच्चे ना हो जाए, मतलब जब तक आपके बच्चे 8 साल के नहीं हो जाते, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। किसी आपको ज़बरदस्ती अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप कहें भाई मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, मेरे बच्चे जो है वो जब 8 साल के हो जाएंगे फिर मैं ऑफिस आना शुरू करूंगा। तो 8 साल तक बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या वहाँ पे? भाई बहुत सारे ममालिक में जो है वो जरा अकल वाले लोग हैं ना, वो 7 साल की उम्र में स्कूल भेजते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ का क्या सिलसिला है, लेकिन बच्चे अगर छोटे हैं आपके तो आप घर से काम करें। घर से काम करें, ये भी हो सकता है। फिर मेरा ख्याल है इन दिनों के लिए खास तौर पर ये लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होती है इस लॉ की कि भाई अगर वर्क फ्रॉम होम भी आप कर रहे हैं, 9 to 5 आपकी शिफ्ट है, घर से बैठ के आप काम करें, तो उसके अलावा आप घर में भी आप अपने एम्प्लॉय को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब आप जो है ना वो पाकिस्तान में अल्लाह करे या अल्लाह या मेरे मालिक ये पाकिस्तान में लॉ जल्दी इंप्लीमेंट करवा दीजिए, आमीन, ताकि ये जो बॉसेस होते हैं ना ये तंग ना करें। तो वैसे लोग काम भी कर लेते हैं। अब आप ये कहते हैं कि मैं काम भी नहीं करता बस कुछ ऐसा ही सिलसिला मैं लाना चाह रही हूँ आपकी जबान पे, लेकिन चलें पिछला पूरा हफ्ता नाज़रीन प्रोग्राम उठाकर देख लें आप किस शख्स ने काम किया है, वो आप खुद जानते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। नहीं नाज़रीन आपको गायबाना काम भी अगले हफ्ते इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो सब बातें सब छोड़ें फिलहाल सब। आप अगली खबर जो आप बता रही थी वालों का जो है ऐलान बता दें जरूर। ये तो बहुत खास खबर है नाज़रीन, लेके आई हूँ मैं, कागज पे छाप के लेके आई हूँ। पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से ये एक ऐलान आम्मा जो है वो ऐलान ये पुराना है, लेकिन ये कि उन्होंने दोबारा इसको पब्लिश किया है बेसिकली। टू ब्लॉक टेलीमार्केटिंग कम्युनिकेशन रजिस्टर योर नंबर ऑन द डू नॉट कॉल रजिस्टर, DNCR इसका नाम है रजिस्ट्री का, और इस पे आप अपना नंबर जो है वो रजिस्टर करा दें। मैसेज करने का जो नंबर है वो है 3627 3627 और आपने लिखकर क्या भेजना है REG। इससे होगा क्या, रजिस्टर यानी कि 3627 पर जब आप करा लेंगे तो इससे होगा ये कि जो स्पैम मैसेजेस होते हैं, खामखा टेली मार्केटर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, अवैस की दुकान से मैंने एक चीज खरीदी और अवैस ने मुझसे नंबर मांगा या जो भी हुआ, उसके बाद सेल के मैसेज आ रहे हैं, 70% ऑफ हो गया, 20% हो गया, 14 अगस्त की सेल लग गई। अगर सेल के मैसेज ना मिले उनको तो खवातीन को ये चीजें पता होती थी, आता है इंकशाफ, इल्हाम आ जाता है खवातीन को कि देखिए सर्दियां शुरू हो रही हैं तो गर्मियों वाले पे सेल लग जाएगी, गर्मियां शुरू हो रही हैं तो सर्दियों वाले स्टॉक पे सेल लग जाएगी। तो वो सेल का मामला मुझे तक आ रहे होते हैं सेल के मैसेज, भाई विंटर स्टॉक ले लीजिए। मेरे पास लुंडे से पैसा खरीदने के नहीं है सामान, वो मुझे विंटर स्टॉक की तुम लोग मैसेज कर रहे हो यार। तो ये सिलसिला जो है नाजरीन आप कर सकते हैं 3627 पे मैसेज REG लिखकर 3627 इस पे आप REG लिखकर मैसेज करें और आप ब्लॉक कर देंगे बेसिकली सारे अनवांटेड मैसेजेस को। लेकिन देयर इज अ कैच, पहले वक्तों में भी ये होता था, आपके मोबाइल में भी ये सर्विस आपको दी गई है, आप कॉल्स में जाएं और जो नंबर आपको तंग कर रहा है, जहां से आप चाहते हैं कि मैसेजेस ना आए, उसको आप डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं। फोन में ये चीज आपकी फ्री है, वाइल द PTA जो कर रहा है उसके लिए चार्ज होते हैं 20 रुपए पर मंथ तकरीबन, वैसे ही जो मेरा ख्याल है पर नंबर फ्री में कर लो भाई शायद, तो 20 रुपए चार्ज होते हैं। वो किस लिए है इसको जरा आप लोग कंफर्म कर लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन टू ब्लॉक ऑब्नॉक्शियस एंड अननोन कॉल्स एंड SMSs डायल *420# और 420, ये भी एक नंबर है। बॉस को ब्लॉक करना हो तो
नंबर स्टार है 420 हैश। हाँ बिल्कुल। और एक और तरीका भी है, एक और तरीका इन्होंने बताया, वो ये है कि स्पैमर्स या के नंबर्स या मैसेजेस ब्लॉक करने का तरीका ये है कि आप मैसेज करें, जिस नंबर से आपको मैसेज हुआ है रिसीव, उस नंबर को सिलेक्ट करें, उसको पेस्ट करें अपने किसी भी SMS करने वाली विंडो पे, और उस चीज़ को SMS कर दें 9000 पे, 9000 पे, तो वो नंबर भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं। टू ब्लॉक टेली मार्केटिंग कम्युनिकेशन टाइप REG एंड SMS इट टू 3627। और एक और जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मैसेजेस रिसीव हों और आपने पहले वक्तों में इसको कहीं ब्लॉक किया हुआ है, तो आप REG की जगह लिखकर भेजेंगे UNREG, यानी कि उन सबको आपने ओपन कर दिया, अलाउ कर दिया कि वो आपके मैसेजेस पर आए। तो ये सिलसिला है सारा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि पैसे लगेंगे, मतलब आपको पैसे चार्ज होंगे। मुसीबत फैलाने वाले लोगों से आप अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो भी आपको पैसे तो लगेंगे भाई जिंदगी में। पैसे चांद वांद पे बंदा जाके रहे ना, तब शायद ये टेली मार्केटर्स के मैसेज ना आएंगे। अब तो ऐलान भी हो गया चांद पे जाने का, और उन्होंने कहा है चांद की जो ऑक्सीजन है वो इंसानों के लिए 1 लाख साल तक काफ़ी होगी। इंसान जो चांद पे रहेंगे जी, जाहिर है चांद पे जाने वाले की तादाद ही कितनी है? नहीं, बहुत सारे होंगे ना। फ्यूचर थोड़ा सा 100-150 साल के बाद की अगर आप सोचें तो 1 लाख साल तक के लिए काफ़ी होगी। ये ऑस्ट्रेलवी जो साइंसदान है उन्होंने बताया है। तो लेकिन चांद पे दरख्त हैं क्या? वो कह रहे हैं हमने कि तो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था वैसे साइंस में। देखिए, हाँ, तो जो दरख्त हैं वो ऑक्सीजन इमिट करते हैं, और रात को दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। अब ये हमने चीज पढ़ी थी। मैं बताता हूँ आपको चांद का मामला क्या। जरा सुनिए ना, मैं आपको अभी साइंस की नॉलेज दे रहा हूँ ना। ठीक है, मैं आपका साइंस का ट्यूटर अभी बन रहा हूँ। बात सही है, बिल्कुल सही है। आप फीस बगैर फीस के पढ़ने वाले बच्चों, देखिए चांद के हवाले से जो बात सामने आई है वो ये है कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्थर और वहाँ की जो चट्टानों में ऑक्सीजन पाई जाती है, ये बताया गया है ऑस्ट्रेलवी साइंसदानों। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला की कुदरत है भाई, वो जिस तरह चाहे जैसे भी चाहे वो करे। तो अभी बहरहाल ये ऑस्ट्रेलवी साइंसदानों ने ये कहा, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर इतनी ऑक्सीजन है कि वो 1 लाख साल तक काफ़ी हो सकती है। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन जो है वो तवानाई का इंतजाम करके अगर चांद की ऑक्सीजन जो है वो हासिल कर ली जाए, या कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर लिया जाए, ईजाद कर लिया जाए, जिससे कम तवानाई का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को इन तमाम जो मुरक्कबात हैं उनसे अलग कर लिया जाए, जो कि तो फिर इंसान की ज़िंदगी का चांद पर जो जाने का ख्वाब है वो पूरा हो सकता है कि आप उसको ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लें इन चीज़ों से। तो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके अर्थ पे ले आए ना, ये भी हो सकता है। वो कोई बड़ा साइंसदान, पाइपलाइन है वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, पाइपलाइन सही है, पाकिस्तान स्पेस पाइपलाइन और CPEC वगैरह, चांद पैक्ट, चांद होता है ना, चांद पैक्ट। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये शिबली फराज साहब इस पे अगर काम करें, अपनी टीम को लगा दें, तो फिर वो इसका एजाज ले सकते हैं। हम भी उनको तमगा इम्तियाज दे देंगे। बहरहाल इंसान जहाँ जाएंगे ना, वहाँ वो हरकतें करेंगे, इस तरीके की इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, ऐसी पोल्यूशन फैलाएंगे कि वो 1 लाख तक की जो साल की जो ऑक्सीजन थी वो जल्दी खत्म हो जाएगी। पोल्यूशन का हाल आपको लाहौर शहर में नजर आता है आजकल वैसे? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। नंबर 1 या नंबर 2 पे है, पता नहीं, मतलब अल्लाह माफ करे। आर्टिफिशियल बारिश का वो प्लान कर रहे हैं, आर्टिफिशियल बारिश प्लान कर रहे हैं ताकि स्मॉग का खात्मा हो सके। तो बहरहाल, अरे आर्टिफिशियल स्मॉग मतलब आर्टिफिशियल बारिश क्या भाई, फसलें जलाने वाली चीज को रोके, आप किस किस्म की बातें करते हैं? मतलब इस बात पे तो गुस्सा आ जाता है कभी-कभी। साइंस, यू नो, साइंस बारिश बरसा के फसलें जलाना शुरू कर दें, फिर ऐसा करेंगे? साइंस, जुर्माने लगाए उन लोगों को जो फसलें जला रहे हैं उधर। साइंस, बिल्कुल साइंस। अभी फिलहाल ब्रेक की साइंस लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी ख़ास शख्सियत से करवाते हैं कि जिसके बारे में हम यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म होने का इंदिया उसे दे दिया गया था, मगर वो जिस जगह पर था उस जगह पर भी उसने सोचा कि इल्म के साथ अपना रिश्ता ना तोड़ा जाए। राय अयाज साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इन्हें जेल हुई, जेल में ये गए, 8 साल तक जेल में रहे, उसके बाद ये बरी हुए। जो भी इन पर मुकदमा था, हम उस मुकदमे की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बड़ा ख़तरनाक मुकदमा था और बड़ी सज़ा इनको मिली थी सेशन कोर्ट की तरफ से। फिर उसके बाद उम्र कैद ही हो गई थी, तकरीबन सज़ाए मौत की तरफ ही जा रहे थे। फिर उम्र कैद, बाद में उसको फिर उसके बाद चीज़ें थी जो हाई कोर्ट थी उसने उनको बरी कर दिया, लेकिन 8 साल तक ये रहे जेल में, काल कोठरी में। और उस दौरान इन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या तालीम हासिल की, और अब ये वकील बन चुके हैं और लॉ की प्रैक्टिस इन्होंने कर रहे हैं जी। राय अयाज साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़ी सी अगर हमारे नाजरीन के लिए अपनी कहानी आप सुनाना शुरू कर दें कि जेल हुई थी आपको, कब हुई थी, कौन से सन में, आपने पढ़ना कब शुरू किया, कैसे आपने माइंड बनाया कि भाई उस सूरत हाल में भी जहां पता है कि भाई उम्र कैद हुई हुई है या सजाए मौत हो जाएगी, उसमें कैसे आपने ये माइंड बनाया कि आपने पढ़ना है?
बेसिकली 2010 में मेरे पे एक FIR मर्डर की फ़ेक हुई जिसको मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है। 2012 में मैं उस मर्डर केस में अरेस्ट हो गया। 2012 में अरेस्ट होने के बाद 4 साल मैं अंडर ट्रायल रहा। अंडर ट्रायल से मुराद होता है जिस बंदे का केस अदालत में अंडर ऑब्जर्वेशन हो। अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद सेशन कोर्ट ने मुझे उस केस में सज़ाए मौत दी और काल कोठरी में शिफ्ट कर दिया। काल कोठरी में शिफ्ट होने के बाद मैं वहाँ भी पढ़ता रहा। पढ़ाई से मैंने अपना नाता जो है वो छोड़ा नहीं, और फिर अल्टीमेटली जो मेरा केस है हाई कोर्ट में डबल बेंच ने समाअत किया और उन्होंने मुझे 2017 के एंड में दिसंबर में ऑलमोस्ट जो है ना वो बाइज्जत बरी कर दिया। अच्छा, तो इस दौरान आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं तालीम हासिल करूं, और क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी जेल में? भाईजान, इससे पहले 18 साल की उम्र में मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था, और जब मैं जेल एंटर हुआ तो मैंने देखा कि एक बंदा जो कि जिसकी आलमोस्ट 8 भी नहीं वो पास, ठीक है, और वो रूल कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये मुझे बड़ी डिच की जिसने मुझे कहा कि तालीम से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। फिर मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा किलिंग ऑफ टाइम जेल में बहुत मुश्किल है, तो तुम ऐसा करो कि अपने आप को बुक्स के साथ इंगेज कर लो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई। लोगों के मैं केसेस भी पढ़ता था, वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने फिर उसके बाद जेल में रहते हुए ग्रेजुएशन की, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया, जर्नलिज़म पढ़ा, अदीब उर्दू पढ़ा, ठीक है। डॉन में पढ़ता था, दुनिया न्यूज़ एक अखबार है वो मैं लगवाई हुई थी, वो मैं पढ़ता रहा। मतलब किलिंग ऑफ टाइम एक बहुत मुश्किल काम था, और मैंने यही सोचा कि मुझे पढ़ के एक एग्जाम्पल बनना है, और इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। वो तो आप बन गए, एग्जाम्पल तो आप बन गए वाकई। और आपने कोई दीनी तालीम भी हासिल की? थैंक यू जी। हाँ जी, मैंने कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर जेल में रहते हुए पढ़ी है, और उसके अलावा छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वो मैंने जेल में रह के किया। तो ये सारी फैसिलिटीज कौन फराहम करता था आपको जेल में? किताबें और ये सारी चीजें? मना नहीं किया कि भाई तुम मतलब सजा याफ्ता हो, तुम पढ़ने किधर आ गए हो? बेसिकली ना ये एक अलमिया है हमारे सिस्टम का कि यहाँ अकामोडेट नहीं करते, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली जो थी वो मुझे सपोर्ट करती थी, और हम लोग किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो मतलब सक्सेसफुल हो जाते थे। SSP जेल या IG जेल को इन्वॉल्व करके ना मेरी बुक्स वगैरह का इशू अगर कोई बनना, क्योंकि जेल प्रिजन लॉ जो है ना वो कहते हैं कि पहले आपने बुक्स को स्क्रूटनाइज करना है, ठीक है, कौन सी रेलिवेंट बुक है सिर्फ वो देनी। अब मैं जेल में रहते हुए लॉ की बुक्स भी मांगता था, ठीक है। वो बुक्स मांगता था तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी कि अगर इसको राइट्स का पता लग गया तो ये हमें तंग करेगा कि मेरे ये राइट्स हैं मुझे दो, ठीक है। तो फिर उनके साथ कोऑपरेट करके ही चलना पड़ता था। कहीं पे उनसे रिक्वेस्ट करके काम करवाना पड़ता था, कहीं से किसी दूसरे तरीके से काम करवाना पड़ता था। तो इतने अरसे में आपका वहाँ पर किसी से कोई फड्डा वगैरह हुआ? जेल के भी तो मामलात मुख्तलिफ है ना, लोगों को दूसरे जो कैदी होते हैं वो भी तंग करते हैं। कोई इस किस्म का भी कोई वाकया है जो सुना सकेंगे आप हमें? देखें, पता क्या बात है, ये इंसान के ऊपर है कि वो फड्डे बनाना चाहता है या वो सॉफ्ट कॉर्नर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है, ठीक है। सब्र का दामन मैंने नहीं छोड़ा, और अल्लाह ताला ने मेरे पे मेहरबानी की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मेरा एक जेल का वाहिद रिकॉर्ड है कि मैंने जेल में किसी से लड़ाई नहीं की, वायोलेशन नहीं की, ठीक है, और अल्लाह की मेहरबानी से बाइज्जत तरीके से मैं जेल से बाहर आया। बिल्कुल ठीक है। तो ये फाइनली ये मुझे बताएं कि आप जेल से कब रिहा हुए, और अब आप आजकल क्या कर रहे हैं? प्रॉपर वकालत की आपकी प्रैक्टिस चल रही है? 2017 के एंड में मैं जेल से रिहा हुआ, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर हूँ। मैंने LLB किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिस है, और मैं वहाँ पे लोगों के केसेस को डील कर रहा हूँ, और जो बंदे गरीब हैं उनके केसेस मैं फ्री करता हूँ। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राय अयाज साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और
दुआ गो हैं हम आपके लिए कि आप मजीद कामयाबियां जो हैं बड़ा वो काम हासिल किया करें। आपने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े जब वो जेल गए हैं तो उन्होंने किताबें लिखी हैं जेल में, बड़े लोगों की आप बायोग्राफीज पढ़ते हैं तो जो लोग जेल में गए हैं उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वहाँ पर बैठकर इल्म से रिलेटेड इल्म हासिल भी किया है, किताबें भी लिखी हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल हमने आपके सामने पेश कर दी और इससे साबित सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अगर ज़िंदगी आपकी ख़त्म भी होने वाली हो ना तो भी इल्म से अपना रिश्ता मत तोड़िए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं ज़रा वायरसेस की, और वायरसेस में ख़ास तौर पर कोविड की बात हम नहीं कर रहे हैं, डेंगू के हवाले से हमने बात करनी है। कराची में एक वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि शायद कोई नया वायरस सामने आ गया है। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत ने इस चीज़ की तरदीद कर दी और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई ये डेंगू ही है, बस इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ हैं। मामला ये हुआ है क्योंकि कराची में बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि एक फ्लू फैला हुआ है, लोगों में एक बीमारी फैली हुई है। अब होता यह है कि जब वो बीमार होते हैं तो उसकी अलामतें डेंगू वाली होती है, लेकिन जब वो टेस्ट करवाते हैं तो डेंगू नहीं होता। तो वो लोग कह रहे हैं ये कोई नया वायरस आ गया। इस पर बात करेंगे हम कि भाई मामला है क्या, टेंशन में है कराची वाले, टेंशन में है कराची वाले। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई अलामतें किस तरह तब्दील होती हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कोविड की भी जो है ओवर म्यूटेशन हो जाती है और मुख्तलिफ जो वेरिएंट्स वायरस के आते हैं सामने, तो उसमें सिम्टम्स भी थोड़े से फर्क हो जाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने वैक्सीन लगवा ली हैं तो वैक्सीन के बाद भी आपको कोविड तो हो जाता है, लेकिन उसकी अलामतें उतनी शदीद नहीं रहती हैं, उसमें शिद्दत कम हो जाती है। तो ये भी हम बात करेंगे कि क्या डेंगू भी ओवर द ईयर्स चेंज हो सकता है। ये जो वायरस है इस वक्त जो फैला हुआ है डेंगू वाला, उससे मुमासलत रखता हुआ ये बुखार जो है, अब इसमें क्या होता है, ये एक तो ये हो रहा है हर उम्र के लोगों को, बच्चों को भी हो रहा है, जो मतलब बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनको भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है। अच्छा, सिम्टम्स उसके वैसे ही है, प्लेटलेट्स कम होना इसके अंदर भी हो रहा है, लेकिन जो प्लेटलेट्स कम होता है तो जब आप जाकर टेस्ट करवाते हैं डेंगू का तो उसमें डेंगू नहीं आता है। तो इस वजह से लोग कहते हैं भाई ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन असल मामला जो है वो क्या है, हम डॉक्टर साकिब अंसारी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब, हमें आपकी आवाज आ रही है। सर ये बताइए ये क्या मामला है, ये कौन सा नया एक वायरस, लोग जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये नया वायरस कोई आ गया है, तो क्या वाकई कोई नया वायरस है या मामला कुछ और है? अच्छा देखें, एक बात तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कोई नया वायरस नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का ये बिहेवियर और इस बीमारी में टेस्ट का नेगेटिव होना और प्लेटलेट का नीचे जाना, ये हम 2008 से ऑब्जर्व कर रहे हैं जब पहली बार डेंगू पाकिस्तान में आया। तो हरगिज मैं तो इसको लिवर फंक्शन एबनॉर्मल होना, देखिए एक मखसूस तरीका है डेंगू इन्फेक्शन का कि अगर किसी को इतवार के रोज बुखार आया है तो ये जुमेरात या जुमे को उतरेगा। अच्छा, जुमेरात या जुमे तक प्लेटलेट संभले रहेंगे, नहीं गिरेंगे इतनी तेजी से, मगर डे 5 के ऊपर प्लेटलेट गिरना शुरू होते हैं, डे 6 के ऊपर 7, 8 तक नीचे जाते हैं और मोस्टली पेशेंट्स के डे 9 से प्लेटलेट ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। और एग्जैक्टली हम ये महसूस करते हैं आज से नहीं 2008 से, हर 10 में से एक केस ऐसा होता है कि जिसका टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा होता है मगर उसका बिहेवियर एग्जैक्टली यही होता है। तो और इसके अलावा कौन से सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब जो डेंगू और इस फ्लू में दोनों मुमासलत रखते हैं? जी देखिए, नहीं हम तो इसको डेंगू ही कहेंगे। मैं अच्छा, डेंगू कहेंगे, ठीक कह रहा हूँ कि मैं अपनी अदना सी जानकारी में मैं बिल्कुल इस बात का दावा नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूँ शायद वही दुरुस्त हो, मगर 2008 से अब तक के हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी का और इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर्स का और हमारे डॉक्टर्स जो मैनेज कर रहे हैं, हमारा ज्यादा खदशा इस बात के ऊपर है कि जो किड्स हैं उनमें कुछ एंटीजेंस नहीं होते जिनको पिक कर सके। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों ने इस वक्त बहुत अच्छी मिसाल दी और मुझे ये अंदाजा करके बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मीडिया के जो लोग हैं वो डेंगू ने, कोरोना ने उनको अच्छा खासा डॉक्टर की तरह से अवेयर कर दिया। जी सर। आपको याद है कि कोरोना में भी हमारा 5-10% नेगेटिव आता था जबकि क्लिनिकली बिल्कुल कोरोना होता था। द सेम हियर कि पहले दिन से हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट नेगेटिव है, सिम्टम प्लेटलेट का नीचे जाना, जिस्म में दर्द होना। हमारी किताबों में डेंगू फीवर के बारे में लिखते हैं कि इट्स अ बोन ब्रेकिंग फीवर, हड्डियां तोड़ देने वाला बुखार है। आपका पेशेंट आपको आके एक बात ये कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा दर्द तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं हुआ, हड्डियों में इतनी तकलीफ तो हमको पहले कभी भी नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको अलार्मिंग होती है। हाई ग्रेड फीवर, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी मेडिसिन, तो पैराडोल लेते हैं, घंटा 2 घंटा उतरता है, फिर चढ़ जाता है, बहुत पसीना आता है और जिस्म में शदीद दर्द होता है।
हड्डियां टूट जाती हैं। ये वो मखसूस सिम्टम्स हैं जो डेंगू के हैं। अब आप अगर चलें, आप मोहतात होते हुए, हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में कभी भी किसी भी बात को ये नहीं कहा जाता कि 100% यही बात है। हम अगर गुंजाइश देंगे भी कि अगर चलें, नहीं है तो आज से नहीं, वी आर लिविंग इन ओशंस ऑफ वायरसेस। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, हम ब्लड डिजीज के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो हमारे मोस्टली पेशेंट सीएमवी पॉजिटिव होते हैं। हमारे 99% पेशेंट सीएमवी पॉजिटिव हैं। यूरोप में 10% भी नहीं है साइटोमेगालोवायरस पॉजिटिव। एक और वायरस है साइटोमेगालोवायरस, कि हमें बचपन में ये सारे वायरसेस हो चुके हैं। अच्छा। हमें से अक्सर लोगों को पीलिया बचपन में हो जाता है। दिस इज यूनिक फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड कि हम जो ओशन ऑफ वायरसेस में रह रहे हैं। और तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो लोग हैं, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं इस वक्त कराची वाले कि भाई ये कोई नया वायरस आ गया, फैल गया ये वो, और फिर डेंगू का टेस्ट करवाते हैं तो डेंगू की मतलब टेस्ट में भी रिजल्ट नेगेटिव आता है डेंगू का, तो उन लोगों को हम क्या कहें कि भाई ये मामला क्या है और उनको करना क्या चाहिए और ये क्यों नेगेटिव आता है, ये भी वजह बता दीजिए। दुरुस्त। देखिए, बहुत सादा सी बात है कि प्यारे भाई, ये डेंगू वायरस है मोस्ट लाइकली, नहीं तो डेंगू की तरह का कोई वायरस है। इसका नेगेटिव आने की बड़ी वजह ये हो सकती है कि डेंगू के कुछ जेनेटिक्स, कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमारी मौजूदा किट्स लेबोरेटरी नहीं पिक करती। ये शुरू से हमारा इस पे यही हमारा बिलीव है कि ये जो नेगेटिव आ रहे हैं ये इसलिए नहीं आ रहे कि इनको कोई और इन्फेक्शन है, बल्कि इसलिए कि या तो इनका वायरल लोड कम है शुरू में, या किट्स के भी टाइप्स हैं। एक है एंटीजन किट है, एक एंटीबॉडी किट है। तो एंटीबॉडी पिक हो रही है तो एंटीजन नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा भी वो मेरे इस दलील के अगेंस्ट में शायद कुछ डॉक्टर हजरात ये भी कहेंगे, नहीं जी हमने तो एंटीजन भी कराया, एंटीबॉडी भी कराया, पीसीआर भी कराया। ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा कि टेस्टों की और पीसीआर की आप कोविड में नहीं करते थे। मैं उन मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम डॉक्टरों से बहुत ही एहतराम के साथ ये इख्तलाफ रखते हुए अपनी अर्ज करूंगा कि जी पीसीआर नेगेटिव होता था और कोविड पॉजिटिव होता था, तो व्हाई नॉट इन डेंगू? कि भाई अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है और वो हो सकता है तो कोई डरने खौफ करने की बात नहीं है। और इट्स लाइक है। और इस बार हम एक बिहेवियर ये बता दें कि इस बार माशाल्लाह से हमें डेंगू में अमवात नहीं मिल रही इतनी जितनी शुरू के सालों में मिली। सिर्फ एक छोटा सा सवाल क्विकली कि हम डेंगू की वो जो वैक्सीन है उसको क्यों नहीं डेवलप करने में कामयाब हो सकते, या उस पर काम ही नहीं हुआ क्योंकि दुनिया उससे अफेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ एक खास खित्ता है जो उससे मुतासिर होता है? It's a $1 million question. It's a $1 million question and I'm not a right person. It may be more political कि ज्यादा कोई सियासी इसका जवाब हो, और इसके ऊपर हेल्थ साइंस बिल्कुल फेल है आपके जवाब के ऊपर। किसी हेल्थ साइंस के आदमी के पास कोई सलीके, और उसमें शायद जो आपने बात रखी कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, और जब डेंगू की वैक्सीन कोविड की वैक्सीन हो सकती है तो व्हाई नॉट फॉर डेंगू। और आपकी लास्ट बात से भी मैं मुत्तफिक होऊंगा कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड के हैं, और क्योंकि डेवलप वर्ल्ड का वो इशू नहीं है तो उस पर उतनी रिसर्च नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची वालों, ये जो फ्लू आपके पास, ये जो बुखार आपके पास मौजूद है इस वक्त फैला हुआ है, ये डेंगू ही है या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ है? आप ये ना कहें कि ये कोई नया वायरस डेवलप हो गया और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इलाज करवा रहे हैं इलाज करवाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए और मोहतात रहिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत मोहतात रहिए। वो जो डेंगू वाले जो तमाम तरीक़ाकार हैं मच्छरों से बचने के लिए, साफ पानी को खड़ा ना होने दें, बिल्कुल खास जो औकात हैं उसका ख्याल रखिए। बिल्कुल। तो नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, खुशखबरी से आगाज़ करते हैं इस घंटे का, लेकिन जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि उस खुशखबरी पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है। पेशावर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद होंगे और जानते हैं उनसे कि हुकूमत के जो दावे हैं, चीनी को 43 रुपए, 43 भी होता है वैसे हमारे, देखिए उर्दू में 43 होता है, बाकी जो भी आप चाहें कह लें, हमें कोई मसला नहीं। आई एम नॉट द नेटिव स्पीकर ऑफ उर्दू ना, आई एम पश्तून। हां, तो मैं सीख गई। इतना डिफेंसिव क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है, हां, तो मैं सीख जाती हूं। और क्या, यही आपकी तरह है ज़बान थोड़ी है। अब देखते हैं कि चीनी सीखी या नहीं सीखी कुछ। हाँ, चीनी से कोई अफाका हो रहा है लोगों को, कोई सस्ती हो रही है या नहीं हो रही। काशिफ अजीज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, जरा बताएं पेशावर में क्या सूरत हाल है? चीनी की 43 रुपए सस्ती हो गई है या नहीं?
जी, पेशावर में चीनी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता एक महीने से ये सिलसिला शुरू है। पेशावर में एक महीने पहले चीनी की फ़ी किलो कीमत जो बाज़ार में थी वो 100 रुपये थी। वो फिर जो इजाफ़ा हुआ है पंजाब से वो 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। जबकि इसके साथ साथ मेन जो डीलर्स हैं जो पेशावर के मेन अशरफ रोड में मौजूद है, उनके मुताबिक फ़ी बोरी की कीमत जो है वो 5000 से 7100 तक पहुंच गई थी। नवंबर में फिर चीनी की कीमत में जो है कमी का सिलसिला शुरू हुआ और इसके साथ साथ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में 144 मखसूस डीलर्स का इंतखाब किया है और ज़िली इंतज़ामिया की मदद से वहाँ पर सरकारी नर्ख पर 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी जो है वो आवाम के लिए दस्तयाब की गई। लेकिन बदकिस्मती से जो हुकूमत ने दावे किए थे कि पेशावर में 70 टन की जो चीनी है वो आवाम तक पहुंचा दी जाएगी, वो दावे सिर्फ दावों के हद तक महदूद थे। क्योंकि डीलर्स जो है मखसूस डीलर्स जो थे वो भी इस फ़ैसले से नाखुश थे, क्योंकि इस फ़ैसले में डीलर्स को चीनी हासिल करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना था और डीलर का कहना है कि उनका टाइम भी ज़ाया होता है और वक्त ज़ाया होने के साथ साथ उनके पैसे भी काफ़ी ज़्यादा ख़र्च होते हैं। और जो 90 रुपये फ़ी किलो चीनी हुकूमत ने मखसूस रेट जो है वो दिया था उनको, उससे ज़्यादा उनको पड़ती है, तो फिर वो किस मुंह से आवाम को कितने पे देंगे। जबकि इसके साथ साथ शहरी जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे इस फैसले से, क्योंकि जो चीनी हुकूमत की तरफ से मिल रही थी उसका मयार इस्तेमाल के काबिल नहीं था और जो है वो चीनी थी वो मीठी भी नहीं थी। जबकि बाज़ार में जो चीनी थी वो सही थी और वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काशिफ, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, जो आपने सूरत हाल से आगाह किया। यहाँ पर तो मामला जो है वो अजीब सा कुछ लग रहा है, कुछ मामला कीमत के सही नहीं है। अब हम चलते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी ना, डीसीएसी कहाँ है? हाँ, उनको भाई डीसीएसी काम करे। इमरान खान तो बाजार में चक्कर नहीं लगा सकता ना, मतलब चक्कर तो कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन ये कि चक्कर तो आवाम लगाती है, वही चक्कर मिलते रहते हैं उसको। डीसीएसी का तो काम यही है ना, वो चक्कर लगाए। उनका काम ये है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सही इंप्लीमेंट करवाए। शाकिर रवान साहब लाहौर से आपका डंडे की जरूरत है। शाकिर रवान साहब लाहौर में हमारे साथ है। जी शाकिर साहब, वहाँ पर क्या सूरत हाल है चीनी की कीमत की? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में चीनी की किल्लत पर काबू पा लिया गया है। ताहम जो मोटे दाने वाली चीनी है वो अभी भी मार्केट में मौजूद नहीं है। बारीक दाने वाली चीनी जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। मार्केट में मोटे दाने वाली चीनी जो है वो नहीं मिल रही और जो दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि बारीक दाने वाली चीनी गाहक पसंद नहीं करते। गाहक ये कहते हैं कि इसकी मिठास कम है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है मोटे दाने वाली चीनी की बनिस्बत। मार्केट में जो बारीक दाने वाली चीनी का 50 किलो का थैला है वो 4400 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मोटे दाने वाली चीनी की बात करें तो वो मार्केट में मौजूद नहीं है। और गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जो बयान दिया गया था कि फ़ी किलो मार्केट में 43 रुपये चीनी की कीमत जो है वो गिरी है, उनके इस दावे में सदाकत जो है वो नज़र नहीं आती है। हमने मार्केट का विज़िट किया है, मुख्तलिफ़ शॉप्स पर पूछा है, तो जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि बारीक दाने वाली चीनी जो है वो 90 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है और उनके पास मौजूद है। लेकिन जो मोटे दाने वाली चीनी है वो अभी भी मार्केट में शॉर्ट है, उसकी किल्लत है, वो जो है वो आवाम को मुयस्सर नहीं है। अब लाहौर का मामला देखें, मेरे ख्याल में तो पॉजिटिव है, सदाकत कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर ये मजीद बेहतर हो सकती थी, अगर 4 या 10 लोगों को आपने अंदर किया होता और 3-3 साल उनको सजा सुनाई होती होर्डिंग पे, 3 पे भी उनका अच्छा खासा उनकी आओ भगत अगर कर दी होती 3 साल करके, तो भी उनको लेसन लर्न होता था अगर आपने किया होता। खान साहब, नहीं, खान साहब का मसला नहीं है, वो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि उन्होंने चीनी वालों ने स्टे लिया हुआ है, तो स्टे लिया हुआ है तो यू स्टे इन योर लिमिट्स, वी स्टे इन आवर लिमिट्स, दैट्स इट। अब उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकते, दैट्स इट। पर जल्द लेकिन ये इन्होंने कहा है कि जो मिल रही है चीनी मिल रही है, वो दाने का फर्क है थोड़ा सा, दाने का फर्क है। तो इसका मतलब है कुछ हद तक हुकूमत का दावा यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही। और अब कराची की भी सूरत हाल जान लेते हैं। गयास जी बताइए, क्या सूरत हाल है कराची में चीनी की कीमत की? कराची में चीनी की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा है। चीनी की जो एक्स मिल और होलसेल कीमत है वो मुसलसल कम हो रही है। हमने लास्ट वीक भी देखा था
कि चीनी की कीमत में कभी 9 तो कभी 10 रुपये तक फ़ी किलो कभी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त एक्स मिल चीनी की जो कीमत है वो 96 रुपये है और होलसेल कीमत जो है वो 98 रुपये है। थोड़ी देर बाद मार्केट में नया रेट खुलेगा जिसके बाद मज़ीद कीमत में कमी का इम्कान है। रिटेल सतह पर जो आम दुकानों से ख़रीदारी करते हैं उसमें चीनी की कीमत 120 रुपये तक पहुँच गई है। 120 रुपये किलो इसकी कीमत वसूल की जा रही है। ख़रीदार ये शिकायत करते हैं कि अगर होलसेल और एक्स मिल कीमत में कमी हो जाती है तो उसकी कीमत का असर मार्केटों में नज़र नहीं आता। दुकानदार कीमत कम करने को तैयार नहीं होते, लेकिन जब कीमत बढ़ती है तो फौरी तौर पर बढ़ा दी जाती है। इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है वहाँ पर सब्सिडाइज चीनी दस्तियाब जो होती है वो 85 रुपये किलो के हिसाब से है, तो मार्केट में खासा फ़र्क है, तो जल्दी से उसकी सेल हो गई है। तो अब मज़ीद नई चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं है, स्टॉक अभी तक मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि नया स्टॉक जब तक नहीं आएगा जब तक चीनी दस्तियाब नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गयास साहब, आपका वक्त दिया। अब यहाँ पर भी कराची में बेहतरी है बहुत ज़्यादा और कीमत कम हुई है, लेकिन वही बात जो आप कह रही थी कि जब रिटेलर जो है वो कीमत बढ़ाने में जो है वो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, कीमत कम करने में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, उसको फिर जो वहाँ के अमलदार छितरौल लगानी चाहिए, एक खींच के एक इनके साथ करें। हाँ। तो फिर देखें आप अगली दफा ये कीमतें आप कम करेंगे तो ये कम करते हैं कि नहीं? बात है ना, शुगर माफिया कौन से इतने सारे तो माफिया हैं। शुगर माफिया, तेल माफिया, गैस माफिया, बिजली माफिया, माफिया ही माफिया, और फिर मीडिया माफिया वो अलग है। फिर वो तो फिर नेगेटिविटी फैला रहा होता है। तो भाई जहां नेगेटिविटी सुना दी है, देखिए आगाही मकसद है ना, मीडिया का मकसद है आगाही, तो आगाही आपको दे दी है। 43 रुपए जो है वो उसमें कमी आई है, लेकिन अब इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है ये आपको अपनी अपनी मार्केटों में जाके चेक करना पड़ेगा भाई। थैंक यू जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दी थी मलाला यूसुफजई के निकाह के हवाले से। मलाला यूसुफजई ने अपने निकाह की जो है वो खबर ट्विटर पर शेयर की थी, हमने भी मुबारकबाद दी और सारी दुनिया ने उनको मुबारकबाद दी और बड़ी खुशी की खबर। फिर हमने रब्ता किया उस मेकअप आर्टिस्ट खातून से जिन्होंने मलाला का मेकअप किया था, क्योंकि मलाला के मेकअप के बारे में जो है वो निकाह के लिए तैयार किया था और लोग कह रहे थे भाई तो बड़ा सादा सा मेकअप है ये वो। हमने कहा चले जी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं बड़ी ज़बरदस्त थी, उनसे ही पूछते हैं। एन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मलाला को तैयार किया था मलाला की शादी वाले दिन, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एन। एन बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बरतानिया में मौजूद हैं आप और आप सुबह सुबह वहाँ पर उठी हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये ज़रा थोड़ी सी अपनी स्टोरी हमें बताएं कि आप पहले लाहौर में थी, लाहौर से लंदन तक आप कैसे पहुँची, लाहौर में क्या करती थी और लंदन में आपका जो ये जो मेकअप का जो सारा सिलसिला है वो किस बड़े पैमाने पर फैला हुआ है? लाहौर में तो पहले मैंने काम स्टार्ट किया था तकरीबन 2008 और 9 आप कह सकते हैं। तो अच्छा। काम मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। एक मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी थेरेपिस्ट है नुशाबा, वो लाहौर में ही होती है, अभी भी माशाल्लाह उनका सैलून है बहुत अच्छा। तो नुशाबा के साथ मैंने काम सीखना स्टार्ट किया था। उसके बाद शादी होके तो 2010 में मैं यहाँ की थी और फिर यहाँ एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट, और उसके बाद फिर कुछ कोर्सेज किए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब एज ए फ्रीलांसर में काम कर रही हूँ। वाह वाह। तो ये मलाला की टीम से आपका लिंक कैसे हुआ एंड हाउ वाज दिस कनेक्शन मेड? मलाला की टीम मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू सोशल मीडिया एंड देन ईमेल के थ्रू उन्होंने मेरे से बात की एंड देन इस तरह से मुझे उनका पता लगा और फिर इस तरह से अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था टू बी ऑनेस्ट। तो आपको जो पता चला कि ये मलाला की टीम से आपका राब्ता हो रहा है या वो आपसे अप्रोच कर रहे हैं आपको, तो उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि ये कोई मजाक कर रहा होगा या पता नहीं इनको मैं कहाँ से नजर आ गई, इन्होंने मुझे कैसे ढूंढा? वो क्या फीलिंग थी जब वो आपसे बात कर रहे थे कि दिस इज मलाला's टीम एंड वी वांट टू हैव योर सर्विसेज फॉर आवर निकाह फाइनली? हाँ जी, जब पहले उन्होंने मेरे से रब्ता किया था तो मुझे यही लगा था कि ऐसे कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब ईमेल के थ्रू उन्होंने मेरे से बात की और देन आगे बातचीत बढ़ी और मुझे ये पता लगा कि मलाला का मेकअप करना है और फिर आप जब साइन करते हैं सारा एग्रीमेंट वगैरह उस वक्त मुझे यकीन आया कि वाकई ये तो मलाला का मेकअप। आपने ये तो नहीं कहा उनको कि देखिए मैं मलाला से बात करके ये फैसला करूंगी कि आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, मैंने मलाला से बात जरूर करनी है?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मलाला से बात तो होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो चलें फिर ये बताइए कि जब ये तय हो गया कि आपने उनका मेकअप करना है, तो वो लुक कैसे डिसाइड की गई? और बहुत सिंपल सी लुक थी, बड़ी एलिगेंट थी, तो ये मलाला की प्रेफरेंस थी, उनकी अपनी क्या ख्वाहिशात थी इस हवाले से? असल में हाँ जी, सोशल मीडिया पे बड़ा सुनने को था कि लुक बहुत सिंपल थी, ज्यादा ही सिंपल थी। तो बात यह है कि मुझे पहले ही बता दिया गया था कि जो मेकअप चाहिए वो इस काइंड ऑफ नो मेकअप लुक चाहिए। तो आपको पता है कि नो मेकअप लुक में इतना ज्यादा नहीं आपको नजर आता दुल्हन के फेस के ऊपर कि बहुत हैवी कवरेज। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज देखें तो उसके ऊपर आपको बहुत यानी फुल ग्लैम्ड ब्राइड्स भी नजर आएंगी जिनकी आईज भी हैवी होंगी, फाउंडेशन भी हैवी होगा। लेकिन मुझे पहले ये बात की गई थी कि मलाला को बिल्कुल हैवी मेकअप नहीं चाहिए और इवन नो फॉल्स आईलैशेस, तो नो हैवी हाईलाइट कॉन्टूर। सो क्योंकि आपने देखा कि वो नॉर्मली भी कितना नेचुरल रहती हैं, जस्ट अ लिप ग्लॉस दैट्स इट। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि बाकी मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे इस बात की फिक्र थी कि उसका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है, जाहिर है उनका निकाह है, बाकी लोग तो जो मर्जी कहे, उनकी शादी है भाई, इट इज हर कॉल। अच्छा ये बताएं कि मलाला की मेकअप प्रेफरेंस में क्या था? आई मेकअप था हल्का फुल्का या लिपस्टिक थी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आंखों में काजल या मस्कारा जरूर होना चाहिए, बाकी मेकअप कोई हमने किया हो या ना किया हो। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई आईज हल्की भी चलेंगी, लिपस्टिक जरूर होनी चाहिए। तो मलाला की इन दोनों में से कौन सी चीज थी जो आपको उन्होंने कहा कि भाई ये आपने कर? थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गए, लेकिन चले कोई बात नहीं, खवातीन तो सुनती है ना, उनको समझ आ रही है वैसे। ओके, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। असल में आपको शायद थोड़ी सी हैरानगी हो सुन के, क्योंकि उनको ना आईज पे कुछ हैवी चाहिए था और ना ओवरऑल यानी लिपस्टिक भी हैवी नहीं चाहिए थी। ब्लशर भी वेरी वेरी सॉफ्ट ब्लशर ऑन द फेस और बहुत फाउंडेशन भी बहुत लाइट। तो ओवरऑल लुक में उनको बिल्कुल सिंपल चाहिए था। अगर आप क्लोजअप भी करके देखेंगे तो आपको आंखों पे भी कोई आईलाइनर नहीं नजर आएगा। मैंने थोड़ा सा स्मज्ड आईलाइनर दिया था एंड जस्ट वेरी ब्लेंडेड आईज दी थी और बड़ा सॉफ्ट सा ब्लेंडेड ब्लशर था। और लिप्स पे भी जो है जैसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे पिंकिश और ग्लॉसी लिप्स मैंने दिए। हाँ जी जी। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में कम खर्च में हो गया होगा ये वाला काम तो सारा। आप खातिन में ऐसी कोई बात नहीं होती, कम खर्च कुछ नहीं होता है। ओहो, मैं तो सोच रहा था असल में कुछ मैं कहीं पहुंच गया था, मैंने कहा चलें आपसे राब्ता कर लूंगा। एक है किसी दोस्त के लिए पूछ रहा हूं मैं, तो वो मैंने कहा चलें आप, लेकिन ये तो महंगा मामला है। नहीं, क्योंकि नो मेकअप लुक के अंदर भी स्टिल सब कुछ वहाँ पे मौजूद होता है, तो ये खातिन जान सकती। हाँ जी। तो इसमें मेकअप में हेयर डू भी शामिल है, बाल बनाने और मेहंदी लगानी, ये सिर्फ आप सिर्फ मेहंदी तो मलाला ने खुद लगाई थी? अच्छा, मेकअप मलाला ने मेहंदी ठीक है, मेहंदी खुद लगाई थी। बालों में भी उनको बहुत एलिगेंट हेयर स्टाइल चाहिए था। वो कह रही थी कि मुझे ऐसे हैवी अपडूज नहीं चाहिए, जस्ट वेरी वेरी सॉफ्ट कर्ल्स। तो इसलिए मैंने जैसे जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे वैसे फॉलो किया। वैसे होना चाहिए, सिंपल ही होना चाहिए भाई। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जी, वो हैप्पी थी, वो सेटिस्फाइड थी। तो मेरे लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं कि मेरी ब्राइड का हैप्पी होना जरूरी है। बिल्कुल। और ये वैसे कौम में हमारे पाकिस्तानी खवातीन जितनी भी हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा इसमें एक मैसेज है कि भाई आप सिंप्लिसिटी के साथ भी कर सकते हैं जो भी आप चाहें, वरना बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप वाली लुक, ठीक है वो शादी है लेकिन बड़ा कुछ अजीब सा लग रहा होता है, ओवरडू भी लग रहा होता है। रुखसती होगी, फिर मेहंदी होगी, तो उसमें डिफरेंट लुक्स भी ब्राइड ने सोची हुई होती हैं कि पहले मैं लाइट, उसके लिए आगे कोई बात हुई है आगे के लिए? पैकेज कोई आपने ऑफर किया उनको? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आप उनका ड्रेस भी देखें तो उनका ड्रेस बहुत सिंपल और बड़ा एलिगेंट था। तो आपको ड्रेस को भी मद्देनजर रखना होता है कि वो ड्रेस कैसा है, उसके साथ फिर आप मेकअप करते हैं। तो हैवी लुक बल्कि करना मुझे लगता है शायद थोड़ा आसान है कि जब आपको पता है कि आप जो दिल करे आप लगा दें, ठीक है। आप आई भी शिमरी कर देंगे, आप फुल लैशेस भी लगा देंगे। लेकिन टफ जॉब ज्यादा ये होती है कि आप सॉफ्ट मेकअप को कैसे लेके चलते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जिन लोगों को ये लगता है कि ये बहुत आसान है और कोई बात नहीं है, और लोग समझते हैं कि ऐसा मेकअप तो हम घर में भी खुद कर लेते हैं, तो इट्स नॉट इजी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक मेकअप आर्टिस्ट पर कितना प्रेशर होता है। आसपास
इतने लोग, टीम के मेंबर, सारा खास तौर पर एक ऐसी पर्सनालिटी का मेकअप करना कि जिसे सारी दुनिया ने देखना है और सारी दुनिया ने जो है वो फॉलो करना है और फिर उसके बाद कमेंट्स भी करने हैं, तो वाकई ये बड़ी बात है जी। बहुत मेहनत का काम है। थैंक यू एन, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। फिर रब्ता करता हूँ मैं आपसे अलग से कुछ बातचीत। वो अपने लिए कह रहे हैं, मतलब अपने लिए मतलब ये कि मुझे नहीं करना मेकअप, लेकिन जाहिर है अपने लिए किसी का करवाना है। हाँ, किसी का करवाना, जुमला पूरा कर दिया मैंने, किसी का रब्ता करवाता हूँ आपसे मैं। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, फिल्में देखने का शौक सबको होता है और कुछ लोगों को कुछ टाइप की फिल्म्स पसंद है, किसी को किसी और टाइप की फिल्म पसंद है। अवैस का जो है वो है कि लेसन लर्निंग फिल्म्स होनी चाहिए जिससे कोई सबक मिले, वरना मैं अपना टाइम नहीं जाएगा। बड़ा आदमी है और हम जो है हम कहते हैं भाई एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी किस्म की फिल्म दिखा दो, लेकिन एंटरटेन होना चाहिए। उधर भी अगर दिमाग ही इस्तेमाल करना है तो फिर फिल्म क्या देखनी, पर काम पे आ जाओ। तो ये मेरा और अवैस का इख्तिलाफ है जो चलता रहता है। इस इख्तिलाफ को दूर करने के लिए हमने दावत दी है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच, ट्रेनर, मतलब आप भाई इनसे बातें करवाएं और आपको लगेगा कि भाई आपने तो जिंदगी में वाकई कुछ किया ही नहीं। तो खैर हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन करने के लिए इंस्पिरेशनल मूवीज और अच्छी मूवीज जिनसे हमें कोई सबक मिल सकता है वो कौन सी है, उमैर जलियावाला हमें इसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शिफा, थैंक यू आपके बुलाने का। गुड मॉर्निंग। आपका कितना फिल्में देखने का रुझान होता है, कितनी ज्यादा फिल्में देखते हैं? बहुत ज्यादा। और शादी के बाद बढ़ जाती है। बेगम के साथ या बेगम के बगैर? बेगम के साथ। लेकिन ये इख्तिलाफ मेरा और बेगम का भी है। मुझे लगता है कि मूवीज मकासद के लिए होती हैं, अच्छी कहानियां, यू नो, ट्रू स्टोरीज सुनाई जाती हैं, और बेगम का होता है कि एंटरटेनमेंट। मतलब एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर मेरा रुझान ये होता है कि उसके अंदर जो है वो आपको कुछ मिल रहा होगा, मैसेज मिल रहा हो। वरना फन मूवीज भी देखी है, ऐसा नहीं है। वो गोविंदा वाली जो फन मूवीज आती थी वो भी देखते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी। आप बहुत ज्यादा शौक से देखते थे। बिल्कुल सही है, लेकिन जो बुनियादी एम है आजकल जो मूवीज देखने का और काफी अरसे से, वो ये कि आप सीख क्या रहे हैं उस मूवी से। लेकिन वैसे अमेजिंग बात ये है कि आप चाहे सीखने की नियत से बैठे हो ना बैठे हो, मूवी आपको सिखा रही है। इट इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। इट इज, ये है कैसा? बिल्कुल इट इज, एंड यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप क्या चीजें रिसीव कर रहे हैं, किस कल्चर में बाइन कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज, किन चीजों पे आप हंसना शुरू हो गए, वो चीजें यानी आपके दिमाग में वैसी ही तय हो गई है। That's the way भाई वो सुपरमैन को LGBT कैरेक्टर बना रहे हैं तो आप सोचिए ना वो क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमें किस जगह लेकर जा रहे हैं। डायरेक्ट सादुम हमारे रिलीजन से और हमारे बच्चों पर कितना इन्फ्लुएंस होगा। मूवी देखते हुए आप सोचते नहीं है ना, आप सवाल नहीं पूछते, गुफ्तगू नहीं करते, इसलिए मीडियम और भी ज्यादा पावरफुल है कि अब आपने शुरू से आखिर तक उस डायरेक्टर की जो भी दिखाई हुई चीजें वो आप एब्जॉर्ब और अब क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है फिल्मों के थ्रू, पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट होती थी तो इसलिए लोग ये समझते थे कि भाई हम तो फिल्में देख रहे हैं एंटरटेन होने के लिए, पैसा वसूल जिसको कहते हैं ना, टिकट का पैसा वसूल। अब आजकल ये डिबेट ज्यादा इसलिए भी है कि नहीं भाई इंस्पिरेशनल फिल्म देखनी है, डीप डार्क होनी चाहिए, सेरेब्रल फिल्म होनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पे तो बड़ी 100 की कैटेगरीज हैं, तो इसलिए ये डिबेट ज्यादा खुल रही है क्योंकि अब मैसेजेस ज्यादा आ रहे हैं। हमेशा से रही है और हमेशा से सबलिमिनली जो है वो मैसेजिंग की जाती रही है। लेकिन अब गोविंदा की फिल्मों में वैसे क्या मैसेज होगा, मतलब आप मुझे बताएं। इतना छिछोरपन जो हमने सीखा है और क्या, इतनी ठरक जो हमने सीखी है, माजरत के साथ ये सारी हमने बहुत पड़ोस मुल्क की फिल्में देखी, उससे हमारी मोहब्बत डिफाइन हुई है शिफा। और क्या, हमारे दिमाग में बहुत सारी वरना इटली में कौन मनाता था 14 फरवरी? इटली में नहीं मनाते थे, जिस मुल्क से वो निकला है इंडिया में मनाना शुरू कर दिया, तो हमने भी मनाना शुरू। और हम भी वैसे ही बनाते हैं जैसे वो दिखाते हैं, जो चीजें वो देते हैं वो चीजें हम एज गिफ्ट देना चाहते हैं। तो ये बात आपने हिट कर दी है कि कम्युनिकेशन है, अब आपने माइंडफुल होना है कि आप क्या पैगाम रिसीव करें, आप उसमें से क्या बाय कर रहे हैं। तो अब आप जो फिल्में आज सिलेक्ट करके लाए हैं हमारे लिए, वो जरा बताइए कि भाई कौन कौन सी फिल्में हैं जो लोगों को देखनी चाहिए, जिनको देखकर मजा भी आएगा, सीखेंगे भी। बहुत अच्छा आपने मुझे आज जो दावत दी और मूवीज का पूछा, तो पहली मूवी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और आज तक करती है, इट्स कॉल्ड डेड पोएट सोसाइटी। डेड पोएट सोसाइटी, भाई वाह। जो कि एक उस्ताद है जो कि बच्चों को पकड़ पकड़ के बोलता है कि अपनी जिंदगी को तुमने किसी काबिल बनाना है, किसी मकसद के लिए। बिल्कुल लिखे हैं, कार्पे डिएम, सीज द डे, कि ये जो लम्हा तुम्हारे पास है, ये जो तुम कोर्स पढ़ रहे हो, ये जो तुम शायरी पढ़ रहे हो, इसमें डूबना सीखो। अच्छा, इसकी तस्वीर हमारे साथ साथ हैं, वो दिखाते रहिएगा प्लीज। तो अच्छा, डेड पोएट सोसाइटी वो कहता है कि बिजनेस, इंजीनियरिंग, लॉ, ये सारी अच्छी चीजें हैं, सारी जरूरी हैं दुनिया को चलाने के लिए, बट पोइट्री, ब्यूटी, लव, रोमांस, कहता है इन चीजों के लिए हम जिंदा रहते हैं।
और इन एस्थेटिक्स पे काम करना, अपनी शख्सियत पे काम करना, सो बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है। जो है वो एक उस्ताद है और वो हिला के रख देता है अपने बच्चों को, दुनिया नए अंदाज में देखना सिखाता है। अच्छा। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन डेड पोएट सोसाइटी जी, ये देखें जी, जरूर आपने ये देखना है, डेड पोएट सोसाइटी, जबरदस्त, बेहतरीन। दूसरी रिकमेंडेशन है मुन्ना भाई का असल वर्जन, जिनका नाम है पैच एडम्स। ये दोनों मूवीज ऐसे रॉबिन विलियम्स जो है वो, और अनफॉर्चुनेट बात है कि उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन रॉबिन विलियम्स ने इस मूवी में जो हंटर पैच एडम्स दिखाया, एक ऐसा डॉक्टर है जो कि दुनिया भर के मेडिकल बनाए हुए कवानीन तरीकों से इख्तलाफ करता है, और वो कहता है कि इलाज सिर्फ दवाई नहीं है बल्कि डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप है, और पेशेंट के दिमाग में जो चल रहा है अगर उसमें जॉय डाल दो, उसमें खुशी डाल दो, तो उसकी हीलिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। मैंने वैसे ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जो एक माँ एक बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर साहिबा कहती हैं लटाए। अच्छा। मैं जिसके साथ थी मैंने उनको कहा, मैंने कहा बच्चा भगाए लटाए नहीं उसको, उधर डरा के रख देते हैं। तो ये बिल्कुल जॉयफुल क्लिनिक बनाता है और फिर स्टैंड करता है, फिर अपनी यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है, फिर उस पर लड़ाई करता है। सो बहुत खूबसूरत मूवी है अपने शोबे से इश्क करने के लिए, और जो भी आपका काम हो उससे दुनिया बदलने के लिए, और इंसान को इंसान समझने के लिए। इंसान को एक वो जो सब्जेक्ट का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था वो मुन्ना भाई वाली फिल्म में, तो वो सब्जेक्ट के बजाय आप उसे इंसान समझे, ट्रीट ह्यूमंस एज ह्यूमंस। एब्सोल्युटली। मेरी सबसे फेवरेट लाइन है जिसमें वो कहता है डेथ इज नॉट द एनिमी जेंटलमैन। उसको वो कहते हैं कि तुम ऐसे ट्रीट करते हो लोग मर जाएं, फिर तो कहता है लोग तो वैसे ही मर जाते हैं। कहता है डेथ इज नॉट द एनिमी, इंडिफरेंस इज। क्या आप मेरे सामने हो और मैं आपको मुखातिब ना करूं, आपसे बात ना करूं, आपको इज्जत ना दूं। सो बहुत पावरफुल मूवी पैच एडम्स, हाईली रिकमेंडेड। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लिख लें ये भी आप। कमाल मूवी। तीसरी मूवी इंडियन मूवी है दंगल, जिसने आपको पता है इंडिया से ज्यादा चाइना में कारोबार किया, करोड़ों का कारोबार किया है। और ये एक फादर की स्टोरी है जो कि अपनी बेटियों को एक बहुत ही इम्पॉसिबल टेरेन के ऊपर रेसलर बनाता है। वैसी कंडीशन है जैसे हमारे मुल्क में कि आप समझें आपके घर में एक औरत या एक लड़की रेसलर बनने चले, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, वो कहाँ जाके मुकाबला करेगी, उसकी ट्रेनिंग कौन करेगा, उसको वो रिजीम कौन देगा। सारी दुनिया से आपको रेसलिंग करनी पड़ेगी उसको रेसलर बनाने के लिए, और यही करता है वो। और यही उस बाप का दंगल है और बच्चियों का दंगल, वो मैदान होता है जिसमें वो जीत के आती हैं। आई थिंक बहुत ही पावरफुल मूवी। और पाकिस्तान में जहाँ हम लड़कियों को खास नज़र से देखते हैं, लिमिटेड देखते हैं, और वालिदैन जो कि करना भी चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मुमकिन नहीं बना सकते। आई थिंक द स्टोरी हैज़ अ लॉट। बिल्कुल भाई, जब मैं कराची में और ख़ासतौर पर जब गवादर में गए, वो जो बच्चियाँ जो बॉक्सिंग करती थी, जब उनसे हमने मुलाकात की तो वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त लम्हा था, क्योंकि उनका जज्बा आपको उनकी आंखों में नज़र आ रहा होता है। दे आर पैशनेट अबाउट बॉक्सिंग। और जब एक की वालिदा से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मुझे कोई डर नहीं लगता जब मेरी बेटी जो है वो रिंग में उतरती है, क्योंकि मैंने उसको ट्रेन ही इस चीज के लिए किया है कि तुमने जाकर मुकाबला करना है। ना सारी लड़कियां अगर ट्रेन हो जाएं, एग्जैक्टली, मतलब तुम दबा के भागेंगे कसमें, आप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है। शिफा देखो, तुम जब सीख जाती हो ना, इसका मतलब ये नहीं तुम पिटाई लगाना शुरू कर दो। लेकिन मार्शल आर्ट्स का मकसद ये नहीं होता कि अब आप ताकतवर हो गए तो आप गिरा देंगे सबको। इसका मतलब है कि अब आप अपने ऊपर काबू रख सकते हैं। अब आप अपने अल्फाज पे, उस रिश्ते पे जो भी चीज हो रही है, आप उसको बहुत ही केयरफुली, और दूसरे आपको ट्रीट ही डिफरेंटली करने लग जाएंगे। वंस यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, तो वो अगले को आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं मुक्का मारूंगी, वो आपको ट्रीट ही अलग तरीके से करेगा। और मजे की बात ये कि अगर किसी को ना पता हो कि तो जो है वो फिर वो जो ट्रीट करेगा, फिर वो ट्रीट करे और फिर उसके बाद आप उसको ट्रीट करें। ये आपके साथ हो चुका है गालिबन। नहीं, ये मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर वो लड़का जो कोई नाजेबा हरकत करे उसको ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और सबके सामने मिलनी चाहिए, सारे माशरे से उसी वक्त रसीद, एक से ज्यादा भाई, बिल्कुल इस पे कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखने की जरूरत है कि ये लड़के हमारे लड़के हैं, ये मुल्क हमारा मुल्क है, और लोग ऐसे बनते क्यों हैं। वो दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या किया सालों साल जो लोग ऐसे हो गए। हमारी आज की चौथी मूवी जो है वो है द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। अच्छा, ये मैंने नहीं देखी। ये 13-14 साल के बच्चे की कहानी है, साउथ अफ्रीका, मलावी साउथ अफ्रीका से, जो कि एक साइकिल के पुर्जे निकाल के एक पुली रस्सी लगा के विंडमिल बनाता है। और स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि फीस नहीं दे सकता, लेकिन लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है। मैं इस पे पॉज करना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में वो राज छुपे हुए हैं, वो किताबें छुपी हुई हैं जो कि आप ढूंढना नहीं चाहते। पता, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती शिफा, लेकिन वो उससे पावर पैदा करता है। पाकिस्तान में हवा चलती है, पाकिस्तान में पानी बहता है। अच्छा, ऐसा एक लड़का हमारे शो पे आ चुका है,
ऐसे हमें और बहुत सारी स्टोरीज टरबाइन बनाई उसने अपने भाई से सीखे, बिकॉज भाई स्कूल जाता था, वो छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता था अभी, लेकिन ही बिल्ड सम टरबाइन जिससे बल्ब जलता था। देखिए है वही साइंस, 13 साल के बच्चे ने साइंस लगाई। यहाँ बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा उस वक्त है जब आप इसको लगाएं अपने गली मोहल्ले में। सो द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड, ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैंने इसके बारे में पढ़ा था, बिल्कुल मुझे यही याद आया कि मैंने ये फिल्म देखी नहीं। और इस बच्चे ने फिर टेड टॉक भी दी और अब ये लीडरशिप फेलोशिप का हिस्सा है। टेड टॉक सुनी थी मैंने। बैक टू हिज स्कूल, और आखिरी मूवी जो है वो है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। कमाल, बहुत ही खूबसूरत, और मुझे लगता है कुरान की एक लाइन से भी रिलेट करती है कि आप जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं वो आपको मिल जाती है, और बगैर मेहनत के नहीं मिलती। ये कहानी एक शख्स की जो कि ठुकराया हुआ है, हारा हुआ है, बेगम छोड़ के चली जाती है, बच्चा कस्टडी हासिल करने की ज़रूरत है, और ये डे एंड नाइट स्ट्रगल करता है। जो होता है उसके साथ, जितना जानता है वो सामने जाके प्रेजेंट करता है, घबराता नहीं है। कहीं ना कहीं पहुंच के उसको ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते हैं जो कि उसको आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक ट्रू स्टोरी है, और हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, लेकिन उस मेहनत में हम नहीं पढ़ना चाहते जो कि ये मूवी दिखाती है। बिल्कुल सही। सो पावरफुल मूवी। बिल्कुल। अच्छा, अब क्यों इसमें भी ये एक और वो लेसन भी ये था कि मतलब आपको लगता है कि बाज़ औक़ात सब कुछ ख़त्म हो गया, आप डाउन 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 इतने डाउन होता है, आपको लगता है कि मतलब इसके बाद सिर्फ कब्र रह गई, लेकिन वहां से भी उठने का, लेकिन एक्चुअली दैट इज द बिगिनिंग अगले रास्ते के लिए। यस, बिल्कुल। वो लो पॉइंट आना जरूरी होता है ताकि हाई पॉइंट्स नजर आने लग जाएं। अच्छा, और फिर इसमें एक और चीज भी थी इसी में परसूट ऑफ हैप्पीनेस में, कि इंसान अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन जब आपके साथ आपकी औलाद अटैच हो जाती है तो फिर आप बहुत सारी वो चीज़ें भी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं जो आप शायद आम हालात में ना कर सकें, बिकॉज आपके सामने वो आपकी औलाद होती है। आप कहते हैं कि यार ये है ना अब मेरे साथ, तो फिर तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। एक बहुत अच्छा इसमें सीन है, वो अपने बच्चे को लेके जाता है बास्केटबॉल, उसके बच्चे को खेलने का शौक होता है, तो वो 2-3 मरतबा उछालता है तो नहीं जाती बॉल बास्केट में, तो वो उसको कहता है ऐसे ही अपनी वायरिंग, बाप की वायरिंग है ना, उसने मुश्किल ज़िंदगी जी है, तो कहता है ये तुम कर रहे हो लेकिन ये तुम्हारा शौक है, तुम इसमें कोई ख़ास अच्छे नहीं हो सकोगे। तो बच्चा बहुत अपसेट हो जाता है, बॉल पैक करना शुरू करता है, तो फिर इसको एहसास होता है कि इसने अपने बेटे को क्या कर दिया, तो इसको लेके जाता है और उसको कहता है you have a dream, you got to protect it. You want something in life, go out and get it. वो कहता है लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि असल में वो खुद नहीं कर सकते। और ये इसकी रियलाइजेशन होती है कि मैं बास्केटबॉल में अच्छा नहीं था तो मैं अपने बच्चे को कह रहा हूँ कि तुम भी इसमें अच्छे नहीं होगे। क्या बात तो वो अपने बच्चे को कहता है कि तुमने ये बात नहीं सुननी, तुम्हारा ख्वाब है, तुमने उसको प्रोटेक्ट करना है, तुमने हासिल करना है, तुमने जाके उसको मुमकिन बनाना है। बिल्कुल, वेरी पावरफुल, जबरदस्त जबरदस्त। जी, आप मैं दरअसल ये पूछ रही थी कि क्योंकि आप हर चीज़ को बड़ा अच्छी तरह एनालाइज करते हैं और फिल्म्स भी जो आप लेकर आए हैं वो एनालिसिस के बाद ही लाए हैं, जाहिर है। पाकिस्तान में मूवीज, हमारे पास ये सारी स्टोरीज हैं, आपने एक बताई कि ये द बॉय हु हार्नेस्ड द वर्ल्ड, वो स्टोरी हमें हमारे प्रोग्राम पे नजर आई। वो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, उसने कुछ पढ़ा नहीं, उसने अपने भाई को सिर्फ देखा और अपने भाई से नॉलेज लेके उसने टरबाइन बना दिया। ये सारी स्टोरीज हमारे पास हैं और हमारी तो अनटच्ड हैं क्योंकि उन पे फिल्म्स बनी नहीं है। हम क्यों नहीं बनाते फिल्में इस तरह की? हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत पीछे है, बहुत पीछे, बहुत छोटी है, और अभी वो शादियों और इस एंटरटेनमेंट से बाहर नहीं आ सकी कि एक लड़के को एक लड़की पसंद आ जाए, उनका सीन ऑन हो जाए, वो थोड़े से मज़े कर लें। हम ये नहीं दिखा पाए शिफा, हम बहुत दूर हैं इस रेस में। हम आगे बढ़ती है इंडस्ट्री तो हम उसे पीछे फेंक देते हैं। एक कोई गाना आता है उस पर हम इंडस्ट्री को तबाह कर देते हैं। कोई एक मूवी की स्टोरी ऐसी आ जाए जो कि हमारे ख्यालात से मैच नहीं करती तो वो बैन हो जाती है, बनाने वाले लोगों के पैसे डूब जाते हैं। अच्छा, लेकिन खुशाइन बात यह है कि देखें अब जो मीडियम हमारे पास अवेलेबल है, जिस तरह सोशल मीडिया अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नए आ गए, तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के वो लोग, वो राइटर्स, वो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो कि एक मुख्तलिफ कंटेंट बनाना चाहते थे, अब उनके पास मार्केट आ गई है। नाउ दे कैन मेक थिंग्स जो कि दुनिया में देखी जा सकती हैं। और अब वो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है ना, पहले सिनेमा में लगने के लिए आपको एक बड़ी तगोदौ थी, अब जो है आप। अच्छा, और लोग ये भी कहते हैं कि उर्दू की है मार्केट तो बड़ी छोटी सी मार्केट है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में है या इंग्लैंड या कनाडा वगैरह। नहीं, ये तो गलत बात है बिल्कुल। ईरान को देख लें, ईरान को देख लें, आप कोरियन फिल्में देख लें। इतने छोटे बजट के कंटेंट पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। इट्स अमेजिंग कि वो किन मुल्कों से बने, लेकिन क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन ऐसी थी, उनका प्रेजेंटेशन ऐसी थी कि वो दुनिया देख रही है। तो आई थिंक वक्त की बात है, एक दो बड़ी सक्सेसेस अगर पाकिस्तान को ऐसी मिल जाएं जहां हमारा कंटेंट चला जाए ग्लोबल, तो आई थिंक वो रास्ता बना देगा। पाकिस्तान
के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, ज़रूर हमें अपने नौजवानों के लिए, अपने मुल्क के लिए हमें अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, उन्हें मूवीज़ में डालना चाहिए, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो बड़े डॉक्टर्स हों, सोशल वर्कर्स हों, अच्छे पॉलिटिशियंस हों, ताकि वो लोगों के लिए मशअल राह बने। और अगर हम अपनी कहानी नहीं सुनाएंगे तो कोई और सुनाएगा, और वो जिस तरीके से सुनाएगा वो अपने तरीके से सुना ही रहे हैं, हमें अपने सुना ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उमर वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और डॉक्टर उसामा इश्तियाक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। डायरेक्टली आपकी तरफ मैं ये सवाल फेंकूंगी कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। डायबिटिक पेशेंट के डूज ये होने चाहिए कि वो एक तो डॉक्टर को फॉलो करे, डाइट अच्छी करे, एक्सरसाइज करे, मॉनिटर करे अपने ब्लड शुगर और डायबिटीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल रखे, ताकि उससे जो पेचीदगियाँ होती हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे बच सके और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। अच्छा, डोंट्स जो हैं वो ये हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है या अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप ख़तरे को पहचानिए कि ये वो ख़तरे हैं, यानी मोटापा और इसके अलावा अगर कोई बैकग्राउंड बीमारी चल रही है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तो आपको ख़तरा ज़्यादा है डायबिटीज़ होने का, तो आप चेक करवा लीजिए, ठीक है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो कोशिश करें कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, और जो डॉक्टर की हिदायत है उस पर अमल करे, और बिला वजह के खाना, बिला वजह की टाइमिंग्स, एक्सरसाइज ना करना, चेक ना करना, इससे परहेज करें और अच्छे तरीके से नॉर्मल जिंदगी गुजारें। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब जी, बस चीनी से कितना परहेज करें जो महंगी हुई भी आजकल? चीनी जो है वो बेसिकली एक शुगर की एक फॉर्म है जो कि आपके जिस्म में शुगर बढ़ा सकती है। कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, फ्रूट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं चीनी वाले, जिस तरह आम? फ्रूट्स चूंकि नेचुरल होते हैं और उसमें जो शुगर होती है वो इतनी रैपिडली आपके जिस्म में नहीं बढ़ती, लिहाजा एक मुनासिब मिकदार में आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। कोई फ्रूट ऐसा मना नहीं है, लेकिन मिकदार पे डिपेंड करता है, मिकदार कितनी होनी चाहिए इस फ्रूट की और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कितनी है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर उसामा इश्तियाक साहब, आपने वक्त निकाला वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से और डूज एंड डोंट्स हमें बताए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।